देख रहे हैं वीएस नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। आज हम आपको बता दें कि वीएस नेशन लेकर आया है वसई गौरव अवार्ड। इसमें जो भी नॉमिनेट हुए हैं उनके इंटरव्यूज आप देख रहे हैं वीएस नेशन पर श्रृंखलावार। वीएस नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई के खेतों में नंगे पांव दौड़ते दौड़ते ओलंपिक और एशियन गेम्स तक का सफर तय करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वसई के सामान्य परिवार के होनहार बेटे आनंद मैनेजर्स ने अपने जुनून और बुलंद हौसलों के साथ ये करिश्मा कर दिखाया। आनंद ने मिल्खा सिंह जैसे एथलीट की न सिर्फ बराबरी की अपितु उससे बेहतर भी दौड़े। लिहाजा ऐसी ही प्रतिभा का वीएस नेशन करता है सम्मान और उन्हें देने जा रहा है वसई गौरव अवार्ड। जी हाँ, उन्हें हमने नॉमिनेट किया है। आइए उनके संघर्ष और सफर और कामयाबी के विषय में जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आज भी वसई को एक गांव माना जाता है। आज भी लोग मतलब वसई बोलो तो वसई ऐसा बोलते हैं, मतलब उनका रिएक्शन ऐसा रहता है। तो आपने वसई जैसे गांव में रहते हुए एक मुकाम हासिल किया, एथलीट बने और लोगों के लिए प्रेरणा बने, तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? ऑलमोस्ट ये सफ़र 3 डेकेड पहले, मतलब 30 साल पहले की बात है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1994 की बात है। मैं सेंट जेवियर स्कूल्स जो मानिकपुर वसई में मानिकपुर गांव में है, वहाँ से मैं स्कूल में था। तब मेरे वहाँ पे जो पीटी टीचर थे संजय चौधरी, उन्होंने मुझे और फादर कैनेट, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं उस टाइम पे 9th में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेलने गया। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट आया। फिर मैं वहाँ से फिर डिवीज़न चला गया जो नासिक में होता, वहाँ पे भी मैं फर्स्ट आया। और वैसे तक मैं स्टेट में तक पहुँचा जालना में, और जालना में वहाँ पे मैं हारा बिकॉज मुझे कुछ मालूम नहीं था रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे भागना है क्या। मैं जस्ट मेरे पास जो नेचुरल टैलेंट था और जो भी मेरे पीटी टीचर को मालूम था संजय चौधरी जी को, वो जो बोलते थे वैसा मैं करके मैं कर रहा था। लेकिन उसके बाद मेरा जब मैं कॉलेज में चला गया और कॉलेज में रहते रहते मेरे कलीग्स, मतलब मेरे दोस्त, मुझे लेजली डायस जो मुझे मिले वहाँ पे एक बार वसई गांव में, और मेरे जो सर थे सुनील पूर्णपात्र सर, उन्होंने भी मुझे अच्छा ये दिया, मतलब अच्छा मौका दिया कि मुझे कॉलेज में से खेलने की मौका मिला। वहाँ से मैं फिर वापस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तक चला गया। इस दौरान मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो यहाँ जो कांदिवली में है, तो मैं वहाँ पे मेरे कोच जिन्होंने मुझे आज ओलंपिक तक जो मुझे पहुँचाया, और मेरे कोच संतोष वर्गीस सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और लेजली डायस था जो मुझे वहाँ पे लेके गया, और मेरे साथ मेरे कुछ कलीग्स भी थे। हम जाते थे यहाँ से रोज़ एवरीडे मॉर्निंग हम लोग 6:01 की ट्रेन पकड़ते थे, हम लोग साई पहुँचते थे। उसके बाद फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, वापस घर आते थे, वापस फिर इवनिंग को 4 बजे की ट्रेनिंग करने जाते थे, और वापस हम लोग शाम को आते थे। ऐसे मैंने कम से कम 6-7 महीना किया, जब तक मैंने अपने आप को एक एस्टेब्लिश नहीं किया कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। 6-7 महीना तब तक मैं रोज जाता था। उसके बाद फिर मुझे हॉस्टल में एडमिशन मिला। उसके बाद फिर मैं नेशनल्स, वहाँ से फिर मैंने नेशनल का मैंने सफ़र तय किया, नेशनल में जीता, मुझे इंडियन कैंप में मौका मिला जूनियर में। फिर मैं 96 में जब जूनियर एशियन चैम्पियनशिप दिल्ली में हुई, तो मुझे 200 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। और मैंने 200 मीटर में जूनियर में अंडर 20 में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1996 की बात करता। उसके पहले कोई भी वसई का लड़का है, कोई भी वसई का कोई भी किसी भी फील्ड में उन्होंने कभी देश का प्रतिनिधित्व कोई भी फील्ड में नहीं कहता था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वसई का जो मैप पे लाने वाला, मतलब आप बोलेंगे तो स्पोर्ट में भी और बाकी चीज़ में भी। तो 96 तक ऐसे वसई में से कोई भी मतलब ये नहीं कि जो कोई आईटी फील्ड में हो या कोई डॉक्टर फील्ड में या कोई और फील्ड में, कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने फर्स्ट टाइम पे इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया 96 में। तो उसके बाद फिर मुझे जॉब के ऑफर आए, मैंने रेलवे ज्वाइन किया। फिर 98 में मुझे वापस जब मैं सीनियर में गया, तो मैंने सीनियर एशियन चैम्पियनशिप जो जापान में हुई थी, वहाँ पे मैंने 4x100 मैंने प्रतिनिधित्व किया था। और उस टाइम में 200 मीटर में मैं नेशनल चैम्पियन भी बना। आप सब देखोगे तो 98 में मैं जस्ट 20 साल का था, 20 साल और जस्ट कुछ महीने का, लेकिन मैं सीनियर में खेल रहा था। और तभी मैंने फेडरेशन कप में मैंने चेन्नई में मैंने नेशनल में मेरा पहला गोल्ड मेडल जीता सीनियर में। तो वहाँ से मेरी सीनियर की मेरी मतलब
जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर 99 में सैफ गेम्स हुआ, वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर 99 में हम लोग कजाकिस्तान गए थे एशियन एथलेटिक ओपन चैम्पियनशिप के लिए, वहाँ पे मुझे 200 मीटर में सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद 99 में मैंने मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड, जो मतलब बहुत आज मिल्खा सिंह को जो लोग मानते हैं, तो 99 में मैंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड इक्वल किया था और मैं 20.80 200 मीटर में मैं भाग गया था। उस टाइम पे हम लोग 2 ही लोग थे जो 21 के नीचे भाग रहे थे, मैं और अनिल कुमार। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि वो रेस की हम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल थी और अनिल कुमार जी उस टाइम पे नेशनल 200 मीटर में चैंपियन थे और मैंने उनको बैंगलोर में 200 मीटर में हरा के मैंने मिल्खा सिंह का जो रिकॉर्ड मैंने इक्वल किया था 200 मीटर में 20.80 हैंड वॉश था। उसके बाद मेरी जर्नी चालू हो गई। उसके बाद फिर मैं अमेरिका चला गया। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमने बैंक से लोन लेके हम अमेरिका में चला गया ट्रेनिंग के लिए। और मेरे कुछ हमारे यहाँ के जो कुछ कॉपरेटर्स लोग हमारे MLA जी, उन्होंने मुझे हेल्प किया फाइनेंशियली, लोग ने मुझे हेल्प किया और मैं अमेरिका चला गया ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ से आने के बाद फिर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा। फिर 2000 साल में मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला सिडनी में। तो उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि मेरे कलीग, मेरे दोस्त अजय कोकानी जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि कैसा लग रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज ओलंपिक्स के ऊपर कुछ है ही नहीं। और हमारा तभी ड्रीम ही था कि ओलंपिक्स जाना, बिकॉज आज सोचो कि आज से 20 साल पहले का जो माहौल कुछ अलग था इंडिया में। उस टाइम कोई ओलंपिक जाता नहीं था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गो ओलंपिक्स नाउ ऑल्सो, बिकॉज आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। हमने 3 बार क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। एक तो एशियन चैंपियनशिप जो हो गई थी इंडोनेशिया में, वहाँ पे हम 4th आए थे, वहाँ पे क्वालिफाई किया। उसके बाद इंडिया में 2 बार हमने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ के हमने क्वालिफाई किया। 2 बार हम लोग नेशनल रिकॉर्ड तोड़ के हम 4x100 में क्वालिफाई किए थे। उसके बाद ओलंपिक्स गए। ओलंपिक्स से आने के बाद मैं बहुत खुश था, बिकॉज कम एज में ओलंपिक्स गया। मुझे प्रमोशन भी दिया था गवर्नमेंट ने। मेरे यहाँ पे जितने भी मेरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थे, उन्होंने मुझे मेरा फेलिसिटेट किया था। मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फेलिसिटेट किया था। और हम लोग उस टाइम पे ओलंपिक्स में हम लोग 5 लोग गए थे। अंजलि भागवत थी, मैं था, धतराज पिल्ले था, उसके बाद रचिता मिस्त्री थी और एक हॉकी में कोई था। ऐसे हम लोग 5 लोग उस टाइम पे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था, मतलब देश को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में। लेकिन वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो हमको बुला के हमारा फेसिलिटी भी किया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर 2002 का एशियन गेम्स मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। उस टाइम मैं बहुत अच्छा भाग रहा था। मैंने 2002 के एशियन गेम्स में मैंने मिल्खा सिंह, मुझे जो रिकॉर्ड था फेडरेशन कप 200 मीटर का रिकॉर्ड मेरा ही, उससे अच्छा भागा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स 20.79 भागा हूँ मैं। तो आई वॉज प्राउड टू से कि आई रन फास्टर मिल्खा सिंह, कि मैं मिल्खा सिंह से फास्ट भागा हूँ लाइफ में। वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज आज दुनिया मिल्खा सिंह को मानती है और हम उससे फास्ट भागे हैं। और एक छोटे से गांव से आया हूँ, मतलब आप बोलते हैं आप देखोगे तो मेरी स्टोरी है कि मैं वैसे के राइस फील्ड से मैं ओलंपिक तक का सफ़र। तो उसके बाद 2002 एशियन गेम्स में हम लोग 4th आए। मैं आने के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी चलो, अभी लास्ट 6, 7, 8 साल से तो कुछ शादी विधि हो जाए, तो फैमिली का ये था कि शादी कर लो। फिर 2003 में मेरी शादी हो गई। 2004 में वापस मैं US चला गया ट्रेनिंग के लिए। मैं कम बैक हुआ, लेकिन मैं कम बैक कर नहीं पाया। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि अभी हमको मेरे को कुछ करना है स्पोर्ट्स के लिए। फिर मैंने जाके वहाँ पे स्टडी की है US में। मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का सर्टिफिकेशन किया और मैं वहाँ से स्टडी करके वहाँ पे एक कोच थे बॉब किचन, जिन्होंने खुद ने 35 ओलंपिक मेडलिस्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो उनके साथ में था वहाँ पे कुछ समय। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आने के बाद यहाँ पे कोचिंग में मैं कर रहा था, लेकिन मैं सक्सेस नहीं, बिकॉज कोचिंग टोटली डिफरेंट पार्ट होती है। तो फिर मैंने मेरा खुद अपने आप को दूसरे फील्ड में, मतलब होटल में, तो मैंने मेरे खुद के होटल्स ओपन किए। उनका नाम है एंडी बर्गर किंग। और वो मेरा नया एक चैलेंज था लाइफ में, कि जैसा मैं स्पोर्ट्स में सक्सेस हुआ वैसा मैं होटल में। तो मेरे खुद के भी 5 होटल्स थे एंडी बर्गर किंग नाम से। और वो मेरी जर्नी तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला कि मैराथन्स के लिए काम करने का, प्रोकेम इंटरनेशनल्स को, जहाँ पे एलिट लोगों के साथ काम कर, एलिट रनर जो आते हैं, फॉरेनर रनर, वो इंडिया में कैसे रनिंग प्रमोट करे। तो उसमें मुझे अच्छा सा मैंने काम किया। 2014 से लेकर 2016 तक मैं उनके साथ था। उस दौरान मैं अमेरिका भी चला गया था। अमेरिका में भी हम लोग ने न्यूयॉर्क मैराथन, बॉस्टन मैराथन, हम लोग ने, मतलब मैं था वो पे पार्ट ऑफ इंडियन टीम कॉन्टिनेंट का। उस दौरान मुझे बहुत सा नॉलेज मिला कि कैसे स्पोर्ट डेवलप करना चाहिए, कैसे रूरल एरिया में स्पोर्ट डेवलप करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने एक स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के साथ मिलके हमने भोपाल में, मेरे को मौका दिया गवर्नमेंट ने, तो मैंने उनके साथ एकेडमी में काम किया। और वहाँ पे हम लोगों ने गाँव घूम के मैंने लोगों को इकट्ठा किया, मतलब लोगों के जो स्पोर्ट्समैन थे उनका टैलेंट किया।
स्पॉट किया, वहाँ से फिर मैं उनको लेके आया भोपाल में। तो उसमें से 2-3 रनर जो मेरे थे वो आज इंडिया नंबर 1 है, एशियन मेडल मिला उनको जूनियर में। मुरली नाम है, अभिषेक पाल, हर्षद मात्रे जो मेरा ही यहाँ का लोकल हमारा रनर है, वो भी उस टाइम पे अच्छा कर रहा था, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, वो लोग अच्छे कर रहे हैं। तो वो मेरा एक सक्सेस, मेरा प्रोजेक्ट था कि मैंने अच्छे मतलब गांव से लोगों को लेके आए और वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा किया। उसके बाद फिर मैंने मेरा खुद का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चालू किया जिसका नेम है एंडी इवेंट मैनेजमेंट। हम लोग अक्रॉस द इंडिया हम लोग इवेंट्स करते थे, इवेंट प्रमोट करते थे। मेरे को बहुत सा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं वैसे में कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया बिकॉज मतलब वो ऐसा होता है ना कि हीरा मतलब अपने यहाँ पे होके लेकिन उसका वैल्यू नहीं होता। वैसे मेरा वैल्यू बाहर बहुत है, मुझे बाहर मतलब वैसे ही छोड़ के बाहर मुझे डिमांड बहुत ही डिमांड है बिकॉज पीपल नो अबाउट माई नॉलेज, मेरे कॉन्टैक्ट्स में मतलब मेरा जो यूएस का नॉलेज हो या इंडियन स्पोर्ट्स का। बिकॉज मैं ऐसा एक लड़का हूँ कि जिन्होंने जूनियर से लेकर सीनियर तक सब मेजर, चाहे वो एशियन चैम्पियनशिप हो, एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक्स हो, सब कुछ खेला है। और मतलब एज ए गुड एथलीट मैं सब मेरे अच्छे रिलेशन सबके साथ, अच्छे रिलेशन सब गेम के साथ, और मैं ऑलवेज नॉलेज गेन करता हूँ, मैं ऑलवेज कुछ मतलब अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक असाइनमेंट मुझे दिया कि टाटा ने मुझे बुलाया मतलब जमशेदपुर में, जहाँ पे टाटा बहुत कुछ चीज़ कर रहा है और टाटा के साथ जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है बिकॉज वो लोग ही आपको खुद बहुत कुछ सिखाते हैं। और आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि आई वॉज मतलब मैं अभी टाटा में काम कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे पूरा उनके ट्रेनिंग सेंटर्स है, तो वहाँ पे उनके 17 ट्रेनिंग सेंटर्स है, एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, गोल्फ, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, कराटे, चेस, ये सब चीज़ का सब चीज़ में मेरे अंडर है और वहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। प्लस उनके जहाँ पे प्लांट्स है वहाँ पे भी हम लोग गरीब लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। हम जाके उनके लिए गांव में घूम के हम वहाँ के टैलेंट को लाते हैं, हम फुटबॉल खिलाते हैं, उनको आर्चरी खिलाते हैं। हमारे पे राइट नाउ हमारे पास वहाँ पे 3 एकेडमी है। एक फुटबॉल एकेडमी है जो बहुत आज से 25 साल पहले सतीश पिल्ले लोगों ने चालू किया था। जो सतीश पिल्ले जो मेरे अभी मेंटर है उन्होंने वो फुटबॉल एकेडमी चालू की थी। ही वॉज अ एशियन गेम गोल्ड ब्राउन मेडलिस्ट और द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड विनर है। तो ये सब लोग वहाँ पे, तो उनसे बहुत कुछ हमको सीखने मिलता है। और आज आने वाले समय में जैसे अभी विरार में जो एथलेटिक का ट्रैक बनने वाला है, डेफिनेटली हाँ विरार में भी पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बन रहा है माड़ा के ग्राउंड पे, जहाँ पे हमारे डैशिंग एमएलए जो है सिटी जी, वो पूरा उनके लीडरशिप में हो रहा है। उन्होंने मुझे बोला है कि आनंद यू प्लीज़ हेल्प अस क्योंकि वी नीड यू। तो डेफिनेटली मैं आने वाले समय में जो भी मैं नॉलेज ग्रैब करूँगा अक्रॉस द वर्ल्ड, वो डेफिनेटली मैं वसे के लिए कुछ करूँगा। और वसे के लिए ऑलरेडी हमने एक मिशन ओलंपिक्स नाम की एक संस्था पे ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे एमएलए साहब हैं, मानकर साहब हैं, बातें हमें मेरे कलीग्स मिस्टर प्रकाश वर्माली है जो अभी कला क्रीड़ा के ये सेक्रेटरी है। तो ऐसे हम बहुत लोग हैं और यहाँ से बहुत से जो यहाँ से एथलीट हुए थे, जो से रामा हो गया, राकेश हो गया, डॉन नाम का एक एथलीट है जो नेशनल एथलीट है। इनको सबको एक साथ मिला के हम लोग एक अच्छा सा, हम लोग बहुत जल्दी वसे में बहुत अच्छा सा एक एकेडमी ओपन करने वाले हैं जो विरार में वसे में जहाँ होगा वो। इसमें सब म्यूनसिपलिटी से हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हम हेल्प मांग रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही बोलना है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ हुआ तो दे हैज टू टेक एडवाइजर फ्रॉम जिन लोगों ने ऑलरेडी स्पोर्ट्स में कुछ किया है। बिकॉज आपको सपोज स्पोर्ट्स में कुछ करना है और आप उनको ही नहीं पूछ रहे तो स्पोर्ट्स आगे नहीं जाएगा। बिकॉज दे आर द पर्सन, मतलब जो आज वो लोग कनेक्टेड है वर्ल्ड के साथ। मतलब बाकी मतलब बिकॉज ऑफ जैसे कि डॉक्टर एक मरीज का इलाज डॉक्टर ही करता है, वैसा स्पोर्ट्स का इलाज स्पोर्ट्समैन नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आज इतने एसोसिएशन है, उसके अंदर स्पोर्ट्स जो है वो बेसिकली बहुत आगे जा रहे हैं। बिकॉज मैक्सिमम एसोसिएशन में जब स्पोर्ट्समैन लोग काम, जैसे कि आप देखा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया में मिस्टर आदिल सुमारी वाला एक ओलंपियन है, अंजू बॉबी जॉर्ज वर्ल्ड चैंपियन है, दे आर वर्किंग इन दैट एसोसिएशन, दैट्स व्हाई एथलेटिक प्रमोट हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो क्रिकेट के अंदर आज क्रिकेट में मैक्सिमम क्रिकेटर दे आर इन एसोसिएशन, इसलिए वो प्रमोट एसोसिएशन अच्छा कर रहा है। जैसे बॉक्सिंग में मतलब जहाँ पे स्पोर्ट्समैन खुद इन्वॉल्व हो गए वहाँ पे वो एसोसिएशन अच्छा करता है। बिकॉज उनको मालूम है कि डिफिकल्टी प्लेयर को क्या आती है, प्लेयर को क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, खाना चाहिए, कैसे करना, ये सब चीज़ एक स्पोर्ट्समैन ही बेहतर जानेगा। एडमिशन चलाने के लिए ठीक है कोई बाहर का आदमी काम करे नो प्रॉब्लम, लेकिन स्पोर्ट्स चलाने के लिए स्पोर्ट्समैन जरूरी है। और आप देखे होंगे कि आने वाले समय में पालघर डिस्ट्रिक्ट और वैसे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में आगे करेगा। बिकॉज स्पोर्ट्स यहाँ के मट्टी में है। आप देखेंगे तो सिमिलर कल्चर
केरला में है, बिकॉज हमारे जो फूड हैबिट है, राइस खाना, फिश खाना, यहाँ पे वेजिटेबल फ्रेश मिलते हैं, सेम थिंग केरला में मिलता है। इससे मतलब ये कोस्टल जो एरिया है आप देखेंगे तो वहाँ पे स्पोर्ट्स आगे ही है और यहाँ से स्पोर्ट्स बहुत आगे जाएगा। लेकिन आपको जैसे आज 20, 22, 30 साल, 25 साल से ऊपर हो गया है, उस समय में और आज में भी आप देखते कि ज़्यादा जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। नहीं, वही तो उसके लिए मतलब मैं मतलब क्या रीज़न मानते हैं? इसके लिए खुद को मतलब मैं ये जो काम क्यों नहीं हुआ इसके लिए मैं खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरा करियर के पीछे मैं बाहर था, तो मैं वसे में था नहीं। तो उस टाइम पे मैं वसे में मैं आवाज़ उठा था कि हमको ग्राउंड चाहिए, सिंथेटिक ट्रैक, तो उस टाइम बन जाता। बिकॉज उस टाइम आइडिया देने के लिए उस टाइम कोई था नहीं, मतलब मेरे बात कोई आया नहीं है, मैंने भी खुद कभी कुछ बोला नहीं। बिकॉज हमारे यहाँ से मैक्सिमम बच्चों को मैं यहाँ से कांदिवली भेजता था साई में कि आप जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग करो, तो उस हिसाब से हम लोग करते थे। आपने जो ये सफ़र शुरू किया और ख़त्म होने मतलब अभी आज एक चरम पे पहुंच चुका है सफ़र, उसमें आपके फैमिली का कितना सपोर्ट था? क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट पे कोई हीरो नहीं बनता। उस टाइम पे मेरे डैडी मतलब वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई में काम करते थे, एज अ लाइफ गार्ड थे, वो टेक्नीशियन थे मतलब वहाँ पे। और मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ भी थी, और हम लोग उस टाइम इतने अच्छे फाइनेंशियल अच्छे नहीं थे, लेकिन तो भी मेरे डैडी ने मुझे लोन निकाल के अमेरिका भेजना, मेरे को मेरे माँ ने सपोर्ट करना कि नहीं तुम स्टडी मत करो, स्टडी तो मतलब तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो कुछ नहीं, तुम स्पोर्ट्स में करियर करो। और उनको मेरे ऊपर भरोसा था कहाँ पे, तो उनको लगा कि बच्चा अच्छा करेगा। जब मेरा पेपर में नाम आने लगा तब उनको ज़्यादा ही मतलब मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया। शायद उन्होंने एक वक्त तक खाना नहीं खाया होगा, लेकिन मेरे को उन्होंने खाने के लिए सबसे बेस्ट मुझे फूड दिया, और मेरे ऊपर पूरा ध्यान, मेरे को लगने वाले शूज़, स्पाइक्स, कपड़े वगैरह सब कुछ मिलता रहा। फैमिली का मुझे सपोर्ट तो 100%। अच्छा, आज भी बहुत सारे युवा हैं लेकिन उनको गाइड नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिली, तो उनको आप क्या सजेशन, क्या गाइडेंस देना चाहिए? अभी के ज़माने और मेरे ज़माने में बहुत फ़र्क है। अभी तो स्पोर्ट्स में इतना पैसा है कि मैं आपको बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स एज अ करियर करना चाहिए। आपको मालूम मतलब मेरे को आपके माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के लिए कोटा पे हुआ है, मतलब 5% कोटा। जितने भी इनकम टैक्स या कस्टम्स हो या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स या सेमी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे 5% स्पोर्ट्स कोटा है। उस स्पोर्ट्स कोटा में आपको जॉब मिल जाता है। इफ जैसे कि अभी देखोगे तो हम लोग ओलंपियन है, तो हमको सीधा क्लास 1 का जॉब मिल जाता है। एजुकेशन इज नॉट मतलब हमारा एजुकेशन ही हमारा ओलंपिक एज अ डिग्री हो गया, एशियन गेम्स एज अ डिग्री हो गया। जैसे कि हमको जब एशियन गेम्स सर्टिफिकेट मिलता है तो उस पर लिखा हुआ था कि डिप्लोमा या डिग्री ऐसे लिखा होता है, दैट इज आवर डिप्लोमा एंड डिग्री है। तो और अभी के ज़माने में इतना पैसा है कि जैसा आप देखो अभी नीरज चोपड़ा एक ओलंपिक मेडल जीतने के बाद ही ऑलमोस्ट ही 30 to 40 करोड़ का मतलब मालिक बन चुका। और इतना पैसा कमाने के लिए आदमी की पुश्ते लगती है, लेकिन उन्होंने खाली बस 8-10 साल की मेहनत, उसके बाद ही वॉज इन दैट मतलब वो इतना पैसा। फिर एक एशियन के मेडल में आपको 1 करोड़ रुपये मिल जाता है, कैश हो गया। आपको जॉब गवर्नमेंट ऑफ जो भी गवर्नमेंट्स है वो आपको उनके डिपार्टमेंट एज अ पुलिस हो या इनकम टैक्स में, कस्टम्स में, रेलवे में, LIC में आपको टॉप 1 जॉब मिलता है जो आपको ज़िंदगी भर आप और एक सेलिब्रिटी का लाइफ ही अलग होता है। मतलब आप कहाँ पे जाए आपको सब जगह आपको लोग मतलब एक अलग से मतलब ये करते हैं, एक्सेस है आपको सब जगह। आप जहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ मतलब कहाँ पे कुछ काम आपका रुकता नहीं है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है कि आप बच्चों से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स क्यों करें, उसके ऊपर साइंटिफिकल रीज़न है। देखो जब भी हम स्पोर्ट्स करते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं, तभी उनकी बॉडी जो होती है वो बॉडी को ऑक्सीजन, वो लोग बॉडी ऑक्सीजन टेक केयर करती है। और ऑक्सीजन सबसे बड़ा बॉडी में पार्ट है जो हमको हमारे ब्रेन का सोचने का और कैपेसिटी बढ़ाता है। उससे अपना जो पूरा शरीर है वो तंदुरुस्त देता है। हमारा खून में जब ऑक्सीजन जाता है तो हमारे खून में जो हमारे शरीर को जो हमारी ऊर्जा लगती है वो हमको मिलती है। उससे बच्चे तंदुरुस्त लगते हैं, आपको कुछ रोग राई नहीं होती, कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में जो फिट थे वो लोग सर्वाइव कर गए। ऐसे भी होते हैं कि उसमें अब लाखों में 1-2 लोग भी मर गए, लेकिन देखो कि वो लाख में देखो, लेकिन जो मैक्सिमम रेशियो था जो फिट थे उनको कोरोना होने के बाद भी वो लोग सर्वाइव कर गए। तो इसके लिए सबको रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, उनको बोले रोज 1 घंटा खेलिए, बिकॉज आज के डेट में खेलना ज़रूरी है। और यही मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को इंकरेज कीजिए खेलने के लिए। मोबाइल फ़ोन से बच्चों की आँख खराब होती है, मेंटली वो लोग कुछ अलग सोचते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब गलत चीज़ वो लोग करते हैं। तो उससे बचने के लिए मोबाइल अच्छा है टेक्नोलॉजी के लिए और अपने को पढ़ाई करने के लिए और एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन मोबाइल फुल डे के लिए अच्छा नहीं है। गेम खेलने के लिए आप जाइए बाहर ग्राउंड में खेलिए, कंपाउंड में खेलिए, टेरेस में खेलिए, घर में खेलिए।
तो उससे आपका शरीर अच्छा रहेगा और आप कुछ कर पाओगे। हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो आप VS नेशन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।